वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए सभी के लिए जो एक कॉमन पेपर है, कंपलसरी पेपर है, जो कि आपके अलॉटमेंट लेटर में नहीं लिखा होगा, मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव वोकेशनल के अलावा फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2 और एक पेपर के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं। हिंदी और इंग्लिश का मैंने सैम्पल वीडियो बनाया था बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो पेपर हुआ था, उसमें इंग्लिश और हिंदी से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हुए हैं, वो आए हैं। तो मैंने सोचा आगे योग और पर्यावरण जो आपका है उस पर भी मैं एक सैम्पल पेपर बनाऊं। तो ये जो आज की वीडियो में मैं आपको योगा एंड मेडिटेशन, योग एवं ध्यान का एक सैम्पल वीडियो लेकर आया हूँ। ये 2024 के लिए, पर जितनी भी आगे एग्ज़ाम होंगी या हो चुकी हैं तो आप देखेंगे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। योग का स्रोत है, योग का स्रोत वेद है, गीता है, उपनिषद है, सभी है। तो सभी ये योग के स्रोत हैं। स्रोत से तात्पर्य है वह जानकारी या स्थान जहाँ से कोई सामग्री मिलती हो या उसका ओरिजिन स्थान। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? रूट पूछा है। तो ये योग शब्द संस्कृत की युज धातु से हुई है इसकी उत्पत्ति। योग का क्या अर्थ है? तो योग का अर्थ दिए गए विकल्पों में से ये है चित्तवृत्तियों का निरोध। ये पतंजलि ने अपने योग सूत्र में परिभाषा दी थी, चित्तवृत्ति निरोधः इति योगः। योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट एम क्या है? तो योग का अल्टीमेट एम है आपका निर्वाण या मोक्ष या कैवल्य। बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में मोक्ष जिसे कहा जाता है, बौद्ध धर्म में उसे निर्वाण कहा जाता है और जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। तो जैन धर्म में जो जैन साहित्य है उसमें भी योग का वर्णन मिलता है, बौद्धों में तो मिलता ही है और वैदिक धर्म में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम का क्या अर्थ है? प्राणायाम का अर्थ है, देखिए विद्यार्थियों, मैं आपसे बार बार यह कहता हूँ कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्किप करने से, केवल आंसर देखने से कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा भी घूम फिर के, घुमा के, शब्दावली चेंज करके प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ऐसा होता है, कई बार हमें प्रश्न का उत्तर आ रहा होता है फिर भी हम एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने तो आप जल्दबाजी ना करें, हर एक बात को ध्यान से सुने। मैं कोई भी ऐसी बात इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ जो फालतू हो या जिसको आप स्किप करें, सब आपके काम का है। इसलिए धैर्यपूर्वक सुने और आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको अगर लग रहा हो तो फास्ट या फॉरवर्ड, स्लो, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो बीच बीच में मैं आपको कुछ बातें बताते जाऊंगा। तो प्राणायाम का अर्थ देखिए, प्राण का अर्थ होता है वायु और प्राण का अर्थ होता है सांस लेना। तो प्राणायाम का अर्थ है श्वास का संचालन। इसमें पूरक, कुंभक और रेचक तीन क्रियाएं होती हैं। आगे प्रश्न आएंगे तो मैं समझाऊंगा, उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। और फर्स्ट ईयर में देखिए हिंदी जो भाषा होती है, इंग्लिश जो भाषा होती है, आप 12th तक पढ़े हुए होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा समस्या नहीं आती है। जो हिंदी माध्यम, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको ज़रूर इंग्लिश वाले पेपर में समस्या आती है, तो उसका भी सलूशन है। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप पूरे चैनल के सारे वीडियो देखिए। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में फर्स्ट ईयर नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको केवल फर्स्ट ईयर का ही मटेरियल मिलेगा और ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो मैं कह रहा था हिंदी इंग्लिश तो आप लोग पढ़े हैं 12वीं तक, लेकिन क्या होता है ये योग जो विषय है, पर्यावरण भी थोड़ा बहुत, जिसका जियोग्राफी है, जिसका जियोलॉजी थोड़ी आपने पढ़ी हो, भूगोल पढ़ा हो और साइंस पढ़ा हो, तो वो आपको पर्यावरण की शब्दावली पता है। चारों पेपर में फाउंडेशन के हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन और योगा एंड मेडिटेशन, इन चारों में सबसे कठिन होता है योग, क्योंकि आपने सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये 3-4 नाम सुने हैं। सूर्य नमस्कार आपके स्कूलों में हुआ है युवा दिवस के दिन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समय आप ये चीज़ें सुनते हैं, लेकिन बाकी बारीक चीज़ें, पूरक, कुंभक, रेचक आपने नहीं सुना होगा। तो जिस सब्जेक्ट की हमें शब्दावली पता नहीं होती है तो वो हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा
ये चीज। तो ये आ गया प्रश्न पूरक, कुंभक, रेचक। समझिए इसको। इसमें पूछा है कि अनुपात क्या होना चाहिए। पहले पूरक, कुंभक, रेचक को समझिए। पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना, ब्रीथ इन। कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोक के रखना, इसे कहते हैं ब्रीथ होल्ड। और रेचक का अर्थ होता है श्वास को छोड़ना। हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं सामान्यतः। और ये प्राणायाम सबसे कठिन प्राणायाम है। अब मैं इसके साइंस में नहीं जाऊंगा। अक्सर जब क्लास लेता हूं तो मैं बच्चों को बताता हूं, सबसे ज़्यादा देखिए कछुआ सबसे ज़्यादा क्यों जीता है, इसलिए उसकी उम्र ज़्यादा होती। कछुआ सबसे धीमे गति से सांस लेता है। प्राणायाम में यही सिखाया जाता है। खैर वो अलग विषय हो जाएगा। अभी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसमें होना चाहिए आपका जो अनुपात है 1:4:2। यानी उदाहरण के लिए अगर आप 10 सेकंड तक सांस लेते हैं तो उसके 4 गुना आपको होल्ड करके रखना है, यानी 40 सेकंड। और 2 गुना यानी 20 सेकंड धीरे धीरे सांस छोड़ना है। ये सही क्रम होता है प्राणायाम का, 1:4:2। याद रखिएगा, पूरक, कुंभक और रेचक। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड और ब्रीद आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार का तीसरा आसन क्या है। सूर्य नमस्कार में देखिए 12 स्थितियां होती हैं। तीसरा आसन होता है आपका पादहस्तासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और बात बता दूं, सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होती हैं और 12 जो सूर्य के नाम हैं उनके मंत्र उच्चारित किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उस समझाऊंगा, समझते भी चलिए। एक वीडियो में मैं पूरी चीज़ें समाहित करके चल रहा हूं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। अगर आप पहले वीडियो भी देख रहे हैं, आपको यूट्यूब ने रिकमेंड किया है मेरा वीडियो, तो आप उसको ध्यान से समझिए। एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा समझिए, तीसरी बार वीडियो देखिए। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी और इन शब्दावलियों से आप परिचित हो सकेंगे। आसनों का राजा किसे कहा जाता है? आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को। शीर्षासन होता है आसनों का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो इनमें से महर्षि जो पतंजलि हैं वो योग सूत्र के रचयिता हैं। उन्होंने रचना की थी योग सूत्र की, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन योग के आदि वक्ता माने गए हैं? यानी सबसे प्रथम जो वाणी योग के विषय में जो बात रखी है वो रखी हिरण्यगर्भ ने। आपको एक और बात बता दूं, हिरण्यगर्भ जो है वो ब्रह्मा का भी पर्यायवाची है और सूर्य का भी पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द ध्यान, लैटिन शब्द मेडिटरी से लिया गया है। याद रखिएगा, मेडिटरी जो है ध्यान लैटिन शब्द है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ दिए गए विकल्पों में से है चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान का विषय क्या है? तो ध्यान का विषय क्या है? हमेशा ईश्वर है। ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो भी आप कहें वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि ओम की ध्वनि में होता है, क्या होता है? ओम की ध्वनि में संपूर्ण ब्रह्मांड है, ऐसा नासा ने भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का उच्चारण करने पर ध्वनि की आवृत्ति पर किस आवृत्ति पर कंपन करती है? क्वेश्चन है, तो ये 432 हर्ट्ज पर आवृत्ति कार्य करती है। अगला प्रश्न है, रेचक किसे कहा जाता है? अभी मैंने उसका उत्तर दे दिया है। ये रहे आपके विकल्प, तो आप इसमें से सही विकल्प लगा सकते हैं। रेचक का अर्थ होता है श्वास को छोड़ना, तो ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभक किसे कहते हैं? तो ब्रीथ होल्ड को कुंभक कहते हैं, मैं समझा चुका हूँ। दिए गए विकल्पों में से आप रख सकते हैं, श्वास को रोकना, ब्रीथ को होल्ड करना। अगर विद्यार्थियों अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे सीधे कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर दिया है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मोबाइल पे आप कॉल करने की कोशिश ना करें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप सीधे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो मैसेज छोड़ दीजिए मेरे नंबर पर। मैंने नंबर इसलिए दे रखा है कि अगर आप और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ से हैं, ये भोपाल यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम चल रहा है, इंदौर में भी चलेगा, RDBB में चलेगा, राजा शंकर साहब छिंदवाड़ा में भी शायद हो रहे हैं एग्ज़ाम। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप देखिए सेम सिलेबस है, उसका सिलेबस सेम है, ठीक है। तो योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो ये रहे आपके विकल्प। आपके योग शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है तैत्तिरीयोपनिषद में, है ना। तो ये क्वेश्चन बार बार आया है, अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग के कितने अंग हैं? तो योग के कितने अंग हैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार? 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनको अच्छी तरह से बांध के रख लो, याद करके रख लो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसे ही अष्टांग योग कहा गया है। अगला प्रश्न है, रामायण काल के वह ऋषि जिन्होंने राम को योग विषयक उपदेश दिया वे कौन थे? तो वे थे गुरु वशिष्ठ। यम का सही क्रम पूछा गया है। देखिए यम भी 5 प्रकार के होते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब इसमें पूछा है सही क्रम क्या है, तो सही क्रम ये है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आपको पहले इतना याद रखना है आपको कि यम में 5 होते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा यम के अंतर्गत है या यम के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम के सार्वभौमिक पालन से यम क्या हो जाते हैं? यम बन जाते हैं महाव्रत। यह जैन धर्म की धारणा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नियम का सही क्रम क्या होगा? तो नियम में भी क्रम नहीं आता, पर याद रखिए ये जरूर पूछा जाता है। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये जो है नियम भी 5 हैं, यम भी 5 हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र समर्पित है, तो गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? ये रहे आपके विकल्प। आप जब तक विकल्प देखिए, मैं आपके लिए एक और क्वेरी जो अक्सर आती है, यूट्यूब पर भी सवाल पूछते हैं कि सर पासिंग मार्क्स कितने होंगे? तो देखिए उत्तीर्ण अंक या पासिंग मार्क्स आपके 35% हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP लागू की गई है उसके अंतर्गत क्या होता है कि 35% अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 35, 70 नंबर का पेपर है तो उसके हिसाब से पोर्शनेट हो जाता है ना। आगे आगे इसमें सविता, सविता का अर्थ है सूर्य, याद रखिएगा। सरिता यानी नदी, सविता यानी सूर्य। तो गायत्री मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसमें 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्त श्लोक भी कह सकते हैं उनको आप। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में परंपरागत ढंग से कितने आसन किए जाते हैं? तो परंपरागत ढंग से इसमें 12 आसन होते हैं और 24 स्थितियां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? तो हमेशा योग कक्षा जो है सामान्यतः प्रार्थना के साथ प्रारंभ की जाती है। आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप ऐसा देखिए, BA के लिए अगर कोई पेपर में डालता हूँ सॉल्व किया हुआ, अगर जबलपुर विश्वविद्यालय के BA का पेपर है तो ऐसा नहीं कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय वाले जो BCom फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है वो ना देखे। सिलेबस सेम है। सिलेबस सेम होने के कारण क्या होता है, क्वेश्चंस वैसे ही बनते हैं। रेफरेंस बुक से एक्सपर्ट जो है क्वेश्चन बनाते हैं, तो इधर उधर कहीं मिला के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी बनते हैं और उन्हीं को मैं सैम्पल वीडियो में भी समाहित करता हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहता है इससे आपकी सहायता हो जाए, और मुझे पता है कि आप लोग एग्ज़ाम के समय ही वीडियो देखते हो, इसलिए तो मुझे एग्ज़ाम के समय ही वीडियो बनाना पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास व्यायाम को योग में क्या कहते हैं? योग में इसको हम कहते हैं सांस के व्यायाम को प्राणायाम। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मौन कितने चरणों के मध्य विकसित किया है? तो ऐसा उनके अनुसार 6 चरणों में उन्होंने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, कपालभाति किससे संबंधित है? ये आसन है, षटकर्म में है, प्राणायाम है या ध्यान है? तो कपालभाति जो है एक प्राणायाम है, याद रखिएगा। जल नेति करने के बाद क्या करना चाहिए? तो जल नेति के बाद, कुंजल 4 लिखा, कुंजल ही है। जल नेति के बाद हमें कपालभाति करना चाहिए। कुछ पुराने वीडियो में मैंने उसको कुंजल बता दिया, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्या है जल नेति? यानी एक नाक के एक नथुने से दूसरे नथुने से पानी निकाला जाता है, उसे जल नेति कहते हैं। सूत्र नेति अलग अलग होता है। तो जल नेति में क्या है, जब एक नासिका के एक छिद्र से दूसरी छिद्र हम पानी निकालते हैं तो नाक जो है गीली हो जाती है पानी के कारण। तो कपालभाति से क्या करते हैं, उसको सुखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राटक संबंधित है। देखिए त्राटक क्या है? त्राटक एक प्रकार का षटकर्म है। षटकर्म क्या है? देखिए जो घेरंड ऋषि हुए हैं उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है घेरंड संहिता, इसमें उन्होंने षटकर्म पर विशेष बल दिया है। उनका मानना है कि जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा। प्राणायाम आसन, ये यम नियम आसन, ये यम नियम, यम का पालन करो फिर नियम के पालन होंगे, फिर प्राणायाम आता है, फिर आसन लगाए जाते हैं। इस बढ़ते हुए क्रम में व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाता है जहां तक कुंडली जागृत होती है, षट चक्र होते हैं। शक्तिमान आपने पहले एक नाटक देखा होगा, तो शक्तिमान की कुंडली जागरण बताता है ना, यही योगी की शक्ति है। नेक्स्ट बता देता हूँ, षट कर्म में आता है धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। ये 4 क्या है? षट कर्म हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
त्राटक के समय प्रतीक को आंखों से होना चाहिए, एकदम सीध में रखना चाहिए। एक दीपक या कोई भी दीपक ज़्यादातर लगाया जाता है और बराबर दूरी पर हम उस दीपक को एक टक बिना पलक झपकाए देखते हैं। इस क्रिया को त्राटक कहते हैं। इससे आंखों की ज्योति तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणव ध्यान का लाभ होता है। प्रणव ध्यान क्या है? प्रणव ध्यान से शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक स्वास्थ्य या सभी, ये सभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणव में समाहित है क्या क्या? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या सभी? तो ये सभी है। प्रणव अलग अलग, ये तीनों शक्तियां इसमें समाहित हैं। नौली क्रिया के पूर्व कौन सी क्रिया करना चाहिए? ये रहे आपके विकल्प। देखिए नौली में क्या होता है, नौली में पेट जो है, पेट को साफ किया जाए। आपने देखा ना कुछ योग के लोग जो हैं बंद लगाकर पेट को ऐसे लेफ्ट राइट करते हैं, तो इसके पहले क्या किया जाता है? अग्निसार क्रिया की जाती है ना। नेक्स्ट, दमा के निदान के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? जिनको दमा हो तो धोती करो, धोती, भवन धोती, दंड धोती, सभी, तो सभी आ जाएगा, क्योंकि सठ कर्म में शरीर को शुद्ध किया जाता है। मधुमेह या डायबिटिक रोगियों के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सा आसन सबसे उत्तम है? तो ये मंडूकासन सबसे उत्तम है। नेक्स्ट, किस आसन के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है? तो वृक्षासन करने से एकाग्रता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति कौन सी है? ये थोड़ा स्थिति की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति होती है पाद हस्तासन, और पाद हस्तासन तीसरी स्थिति में हमें सूर्य को समर्पित मंत्र उच्चारित करना पड़ता है, ओम सूर्याय नमः। सूर्य नमस्कार का प्रथम मंत्र कौन सा है? जब हाथ जोड़ते हैं तो पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। मित्र सूर्य का पर्यायवाची है। दूसरा जो मंत्र है वह है ओम रवे नमः। रवि सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य तो सूर्य का पर्यायवाची है। जो तीसरा स्थिति है, तीसरा मंत्र ओम सूर्याय नमः है, और चौथी स्थिति में चौथा मंत्र बोला जाता है ओम भानवे नमः। तो भानु जो है वो भी सूर्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम 5 अंग अंतरंग के अंतर्गत नहीं है। अष्टांग योग में जो पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये पहले हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि, ये बहिरंग के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान जो है बहिरंग आ जाता है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात किसकी श्रेणियां हैं? तो ये श्रेणियां हैं समाधि। अष्टांग योग में समाधि 2 प्रकार की मानी गई है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वायु विकार वाले व्यक्तियों के लिए, यानी जो को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है पेट में, उसको कौन सा आसन लाभदायक होता है? तो उसको पवन मुक्तासन करना चाहिए। इससे अपान वायु बाहर हो जाती है। अगला प्रश्न है, शुद्धि क्रियाओं के कितने प्रकार हैं? तो शुद्धि जो क्रियाएं हैं 6 बताई थी आपको, षटकर्म है ना, नौली, धोती, वस्त्र आदि। अगला प्रश्न है, हठ योग में हा का क्या अर्थ है? तो हठ योग में हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्रमा। स्वामी स्वात्माराम जी ने बहुत अच्छी हठ योग पर किताब लिखी है, वो भी कभी कभी पूछी जाती है। योग मुद्राओं को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो योग मुद्राओं को कुल 5 समूहों में विभाजित किया गया है, यानी हस्त मुद्राएं, मन मुद्राएं, काया मुद्राएं यानी हाथ से जो बनाई जाती है, बंध मुद्राएं और आधार मुद्राएं, ये 5 प्रकार की मुद्राएं हैं। अगला, कौन सा प्राणायाम कफ रोगों के लिए उत्तम नहीं है? अगर आपको कफ है, ठंड है, तो आपको शीतली नहीं चाहिए। शीतली कब किया जाता है? जब शरीर के अंदर गर्मी है, या जिनकी जो तासीर है वो गर्मी वाली है, जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनको शीतली प्राणायाम करना चाहिए। ठंड में अक्सर नहीं करना चाहिए। सुबह भी नहीं करा जाता है शीतली प्राणायाम, क्योंकि सुबह और रात के समय क्या होता है, जो कफ होता है वो बढ़ा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, चिन्ह मुद्रा खालिस्तान मुद्रा के अंतर्गत आती है? तो चिन्ह मुद्रा जो है वो हस्त मुद्राओं के अंतर्गत आती है। ये भी आप देख लीजिएगा, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। अंतिम 2 प्रश्न हैं। इस देखिए पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो आपसे मेहनत के बदले सिर्फ लाइक और कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और ज़्यादातर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए आप पहुंचाने की कोशिश करिए, जो भी आपके संपर्क में कोई प्राइवेट स्टूडेंट है, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट को मैं जानता हूं, उनको कोई जानकारी नहीं मिल पाती है।
तो आप लोग उनकी मदद कीजिए। अगर कोई संपर्क में है तो प्राइवेट को ज़रूर, जो भी स्टूडेंट प्राइवेटली एग्ज़ाम में बैठ रहा है तो उसे आप दीजिए। भोज यूनिवर्सिटी का भी यही सिलेबस है। जो भोज से बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहा हो उसे भी वीडियो आप भेजिएगा। मन को एकाग्रचित्त करने के ध्येय विषय पर लगाना क्या कहलाता है? इसको ये कहलाता है धारणा। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रमुख नाड़ी है, क्या है? शरीर की, देखिए शरीर में ऐसा कहा जाता है कि 72,000 से अधिक नाड़ियां हैं। उनमें से रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट राइट में इड़ा और पिंगला रहती है और बीच में सुषुम्ना रहती है, और ये सुषुम्ना को प्रमुख नाड़ी माना जाता है। हठ योग में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का बहुत महत्व है, याद रखिए। और यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे होते हैं। फिर वही वाली बात है, बार बार दोहराऊंगा नहीं। और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।